तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 टेस्ट का जो है एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो पेपर 1 में आपका 50 टेस्ट हम लोग कवर करेंगे और ठीक इसी तरह पेपर 2 में भी हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे। इसमें से पेपर 1 का पहला टेस्ट चार पार्ट में और पेपर 2 का भी पहला टेस्ट हम लोग 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। इसी कड़ी में अगर देखें तो हम लोग पेपर 1 का जो टेस्ट नंबर 2 है उसका भी पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो पेपर 1 का टेस्ट नंबर 2 का सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग देखें तो पिछले पार्ट में हम लोग जो है वो आपका प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, मिडिवल हिस्ट्री का एक टॉपिक मुस्लिम आक्रमण, जिसमें हम लोग मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़े, यानी महमूद गजनी के बारे में, जिसको गजनवी भी कहा जाता है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्षेत्रीय राजवंशों का उदय के अंतर्गत मैसूर, पंजाब और बंगाल के बारे में पढ़े। आज हम लोग पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम लोग ज्योग्राफी में देखें तो ज्योग्राफी में आज हम लोग जो है वो आपका मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और वहीं अगर हम लोग पॉलिटी और पबेट की बात करें तो पॉलिटी और पबेट के अंतर्गत हम लोग आज भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसके अलावा जनहित याचिका की संकल्पना, ये 2 टॉपिक, और एक और टॉपिक है भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना, इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत इसे और पॉलिटी एंड पबेट के अंतर्गत इसे, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम लोग हिस्ट्री वाला सेक्शन तो पिछली क्लास में देख चुके थे, आज हम लोग ज्योग्राफी वाला और पॉलिटी वाला सेक्शन देखते हैं। तो ये देखिए हम लोग का ज्योग्राफी में टॉपिक है, पहला टॉपिक मानक समय रहेगा। ठीक है, मानक समय को हम लोग IST कहते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपको पता है। सबसे पहले तो इसकी हम लोग परिभाषा यानी कि इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बोला जाता है कि किसी देश का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम उस देश की प्रमाणिक माध्याई रेखा यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन से लिया गया समय होता है, जो पूरे देश में समान रूप से अपनाया जाता है ताकि प्रशासनिक और व्यवहारिक कार्यों में सुविधा बनी रहे। तो किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो उस देश का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, वहाँ से जो समय गुजरता है, मतलब वहाँ पे जो समय रहता है उसी को ही जो है वो स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है। और ये पूरे देश में एक जैसा टाइम जोन को मतलब कि सुचारू करने के लिए इसको अपनाया जाता है ताकि पूरे देश में प्रशासनिक और जो व्यवहारिक कार्य है इनको करने में सुविधा हो। अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ जो 82.5 डिग्री पूर्व है, 82.5 डिग्री पूर्व जो है उसी को IST यानी कि भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। ठीक है, अब देख लीजिए भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST की बात करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि भारत की प्रमाणिक माध्याई रेखा यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है, आपको पता होना चाहिए। देशांतर की बात करें तो वो है आपका लॉन्गिट्यूड और अक्षांश की बात करें तो वो है आपका लैटिट्यूड। ये हम लोग पिछले जो है हम लोग टेस्ट में ही कवर कर चुके थे। इसके बाद देख लीजिए ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह रेखा इलाहाबाद, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए ग्रीनविच माध्य समय यानी कि ग्रीन मेरिडियन टाइम, इससे कितना अंतर है। तो भारतीय मानक समय यानी कि IST जो है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा लगभग आगे है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ये सभी को पता होता है। इसके बाद देख लीजिए इस कारण से क्या है कि देखिए IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो GMT के टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहेगा। अगर GMT में कहने का मतलब लंदन में अगर आपका दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उस अनुसार से भारत में IST के अनुसार 5:30 बजेंगे शाम के। क्लियर, मतलब कि आप 5.5 घंटा जोड़ दीजिएगा आगे। थर्ड नंबर पॉइंट देख लीजिए मानक देशांतर का जो चयन होता है इसका क्या सिद्धांत है। तो बोला जा रहा है कि विश्व के देशों के द्वारा मानक यावनोत्तर यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन को सामान्यतः 7.5
जो कि 7 डिग्री 30 मिनट, जो कि 30 मिनट के समय का अंतर जो बतलाता है, मतलब कि 7 डिग्री 30 मिनट, मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का जो पूरा पृथ्वी है इसको कई सारे अक्षांशीय रेखा में और देशांतरीय रेखाएं में खींची गई है। तो अगर हम लोग टोटल अक्षांशीय रेखा की बात करें तो 0 डिग्री के ऊपर आपका जो है 79, फिर नीचे 79, इस तरह कर करके लगभग लगभग 181 को आपका अक्षांश रेखाएं हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो आपका 360 जो है वो देशांतर रेखाएं हैं। और सभी जो हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री जो कि आपका 111 किलोमीटर होता है, अगर इस हिसाब से देखें तो 7 डिग्री 30 मिनट अगर क्रॉस कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि 30 मिनट के समय का अंतर को दर्शाता है और इसी गुणांक पे चुना जाता है। ठीक है, आगे देखिए भारत के विस्तृत क्षेत्रीय फैलाव, क्योंकि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देखें तो ये बहुत चौड़ा हो जाता है। इसके कारण लगभग लगभग 2 घंटे का जो है वो स्थानीय अंतर पाया जाता है भारत में भी। अगर भारत के यहाँ से देखें, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, दोनों के बीच में अंतर देखिए तो लगभग लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। और हम लोग प्रशासनिक सुविधा अनुसार या प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें सुविधा हो, इसलिए हम लोग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा हम लोग माने हैं। तो यहाँ पे जो गुजर रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसी को हम लोग मानक समय रेखा मान लिए हैं। क्लियर, आगे देख लीजिए चौथा नंबर पॉइंट, बोला जा रहा है कि जो मानक याम्योत्तर रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं वो आपके 5 राज्य हैं। जैसे कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य थे, उसी तरह आपका मानक समय रेखा से गुजरने वाले राज्यों की संख्या देखें तो आपका 5 है। पहला है उत्तर प्रदेश, उसके नीचे है मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है उड़ीसा और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा, टोटल 5 राज्य हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये देख लीजिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इसी को हम लोग भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माने हैं। और ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है। पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा यहाँ पे देख लीजिए मध्य प्रदेश का छोटा सा भाग है मध्य प्रदेश, उसके नीचे छत्तीसगढ़, उसके नीचे आपका उड़ीसा और उसके नीचे देखिएगा तो आप ये आंध्र प्रदेश है। वहीं अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा कुछ इस तरह से गुजरता है। ठीक है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये लाइन थोड़ा सा ऐसे जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम को भी क्रॉस करते हुए। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके बाद की चर्चा देखिए, देशांतर रेखाएं और समय, इसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग प्रधान याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं। तो जो आपका 0 डिग्री देशांतर है इसको हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। ये देख लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी में यहाँ पे 2 ठो मतलब ये एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ये है 0 डिग्री। ऊपर में जो खींचे गए जा रहे, ये जो लाइन खींचे जा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको बोल देंगे हम लोग अक्षांश रेखाएं। क्लियर, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आपका उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं हैं इन सभी को हम लोग बोलते हैं हम लोग देशांतर। ठीक है, क्लियर, और ये जो बीच में है उसको हम लोग बोल देंगे आपका प्रधान मध्याय रेखा यानी कि 0 डिग्री। तो ये जो 0 डिग्री है ये बीच वाली इसकी बात की जा रही है। और ये जो 0 डिग्री है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। और ये जो उत्तरी ध्रुव और निश्चित ध्रुव को जो मिला रहा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, जो 0 डिग्री उसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा है। तो आई होप यहाँ तक की जो बातें हैं आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है वो आपका ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। और पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं 0 से 180 डिग्री पूर्व तथा 0 से 180 डिग्री पश्चिम तक होती है, यानी कि एक 360 होता है। अगर हम लोग अक्षांश रेखाएं की बात करें तो वो होता है 180। ठीक है, 89 ऊपर में, 89 नीचे में, और एक आपका 0 डिग्री मतलब 180। वहीं अगर हम लोग बात करें देशांतर रेखाएं की तो इधर पश्चिम में 180 और पूर्व में 180, तो टोटल 360। क्लियर, आगे देख लीजिए। देशांतर रेखाओं का विभाजन की बात की जाए तो बोला जाता है कि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे महान वृत्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव और निचली ध्रुव को, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है निचली ध्रुव, इनको मिलाता है। तो ये इधर एक इधर, ये पूर्वी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे बांट दिया। और से अगर इसको भी देखें जो आपका ये भूमध्य रेखा है ये, तो ये भी 2 भागों में बांट रहा है, एक को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, एक को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर, इसके आगे की चर्चा कीजिए कि 0 से 180 डिग्री पूर्व तक की जो रेखाएं हैं वो आपका पूर्वी देशांतर कहलाए, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है। वहीं 0 से 180 डिग्री पश्चिम
तक की जो रेखाएं हैं ये आपका पश्चिमी देशांतर कहलाएगी, क्योंकि ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब देख लीजिए पृथ्वी का घूर्णन एवं जो है इससे संबंधित जो भी समय है इसकी बात की जा रही है। पहला पॉइंट कि पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री देशांतर को 24 घंटे में घूमती है। मतलब पृथ्वी जो पूरा अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूमती है, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर इसको पूरा कवर करती है। मतलब वो 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। और ये कितना कितना देर में घूमती है, तो 24 घंटे में। 1 घंटे में आपका 60 मिनट होता है, तो 24 घंटे में 1440 मिनट हो जाएगा। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। तो देख लीजिए 1 डिग्री देशांतर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग रहा है। देन 15 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगेगा। तो जब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम रही है, तो ऐसे में 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। हम लोग सोए या हम लोग जगे या हम लोग कुछ भी करें, लेकिन पृथ्वी तो घूमती रहती है, अपना काम रुकती नहीं है। पृथ्वी रात दिन सब हमेशा वो घूमती रहती है। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट देख लीजिए, सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी में घूमती है। हम लोग जानते हैं पृथ्वी जो है वो 2 तरह का गति करता है, एक है घूर्णन गति, एक है परिक्रमण गति। घूर्णन गति अपने अक्ष पे करता है, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस कारण से जो सूर्योदय हमेशा पूर्व की ओर होता है। आगे देख लीजिए, इसलिए बताया जा रहा है कि जो आपका 0 डिग्री है, जिसको हम लोग मध्याय रेखा कहते हैं, जो कि आपका लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर जो है समय जो है वो GMT से आगे बढ़ता है, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाने पर जो है समय GMT से पीछे जाता है। अगर यहाँ पे देख लीजिए ऐसा, इधर आपका पूर्व हो गया, इधर आपका पश्चिम हो गया, तो बोला जा रहा है अगर आप इधर से इधर मूव किए तो आपका GMT से आगे बढ़िएगा, और इधर से अगर आप इधर मूव किए तो आप GMT से पीछे जाइएगा आपका टाइम। तो भारत जो है इधर है, भारत यहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में है भारत, यहाँ पे है पूर्वी गोलार्ध में। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो ऐसे में 5.5 घंटा हम लोग का टाइम आगे हो जाता है लंदन से। क्लियर? आगे देख लीजिए तीसरा नंबर पॉइंट, बोला जाता है कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पे आपको 12 घंटे का समय लगता है, और वहीं 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर आपको 12 घंटा पीछे जाने में लगता है। इसलिए हम लोग इसको बांट दिए हैं, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटा का रात होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब रात दिन क्यों हो रहा है, केवल कुछ इस कारण से हो रहा है कि पृथ्वी पे सनलाइट आ रहा है तो दिन कहलाएगा, पृथ्वी पे सनलाइट नहीं आएगा तो दिन नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात है। बाकी बात दिन और रात स्पेशली कुछ होता नहीं है परज के। ठीक है। आगे देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, ये क्या है इसको समझिए। तो बोला जाता है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर के लगभग समान स्थान से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। मतलब 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये जो देशांतर है इसके लगभग इसी के समान में जो गुजरने वाली जो रेखा है उसी को काल्पनिक रेखा कहा जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए ये पूरा आपका अर्थ है, ये पूरा पृथ्वी है, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका है, नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे आपका अफ्रीका है, यहाँ पे आपका पूरा ये यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पे पूरा एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्लियर? तो यहीं पे बताया जा रहा है कि 180 डिग्री देख लीजिए, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी जो देशांतर है इसी के समान लगभग समान स्थान से गुजरने वाली जो रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक रेखा। तो इस अनुसार से काल्पनिक रेखा होती है आपका। ठीक है ना? तो उसी को काल्पनिक रेखा बोला जा रहा है, और इसी को अंतर्राष्ट्रीय जो है वो तिथि रेखा कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेडलाइन, ऐसे कुछ करके कुछ नाम है। ठीक ना? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, तो IDL इसको याद रखिएगा। यह रेखा स्थल खंडों को छोड़ते हुए बनाई गई है ताकि देशों की तिथियां असमान रूप से ना बदले। तो कहीं पे आपका कटा छटा ऐसे करके मिलेगा ये, तो ये इसलिए मिलता है क्योंकि कहीं पे जो है मतलब भूमि है, कहीं पे महासागर है, तो इस अनुसार से मिलता है। तो यह जो रेखा है वो स्थल खंडों को छोड़ते हुए बनाई गई है ताकि तिथियों में असमान रूप से ये बदल नहीं जाए। और इस रेखा पर दिन और रात
का जो है पूर्ण वो 24 घंटे का अंतर पाया जाता है इसी लाइन में। सारांश देख लीजिए, इतना जो बताए हैं वो। तो भारतीय मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये जीएमटी से अंतर कितना है, 5.5 डिग्री, 5.5 घंटा आगे है। जिन राज्यों से होकर गुजरती है तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। पृथ्वी का घूर्णन जो है 360 डिग्री है, जो कि 24 घंटे में होता है, इसलिए एक डिग्री 4 मिनट में। दिन 15 डिग्री आपका 1 घंटा में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम लोग 180 डिग्री जो देशांतर है, इसी के निकट जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऐसे भी बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसके समान रेखा से गुजरने वाली जो रेखा है, इसी को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्लियर। आगे देख लीजिए, अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है आपका दूरस्थ बिंदु। पहला हम लोग समझ गया मानक समय रेखा, अब समझते दूरस्थ बिंदु, इसकी बात करते हैं। तो भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सर्वाधिक पश्चिमी राज्य गुजरात है, सर्वाधिक उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। देखिए यहाँ पे राज्य की बात की जा रही है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वो तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे उत्तरी अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को अगर देखें तो आपका लद्दाख हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो आपका हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक दक्षिणी राज्य की बात की जाए तो आपका तमिलनाडु है, लेकिन सबसे दक्षिण में आपका अंडमान और निकोबार है ना, तो वो तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इस अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे उत्तरी छोर जो है वो आपका लद्दाख का है, सबसे दक्षिणी छोर जो है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। भारत के 4 जो है सुदूरस्थ बिंदु यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, तो सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करें तो वह है आपका इंद्रकोल, जो कि स्थान कहाँ पे है, तो सियाचिन ग्लेशियर के निकट में है, लद्दाख में। और विशेष जानकारी देखिए तो यह भारत का सर्वाधिक उत्तरीय स्थल है। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वह है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप में है, और यह भारत का सर्वाधिक दक्षिणी भाग है। फिर अगर हम लोग मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखें तो वह आपका कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, और इसे कैप केमोरिन भी कहा जाता है कन्याकुमारी को। और यह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, यहाँ पे तीनों आकर मिलते हैं कैप केमोरिन में। वहीं अगर हम लोग सबसे पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो वह आपका गुहार मोती, जो कि गुजरात राज्य में कच्छ के पास है, और यह भारत का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है। वहीं भारत के सबसे पूर्वोत्तम बिंदु की बात करें तो वह आपका किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और यह भारत का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये है आपका इस तरह से। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा मैप में भी दिया गया है, ये मैप आपको थोड़ा सा जानकारी देता है। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो है वो पूर्व से पश्चिम विस्तार 2935 किलोमीटर, नहीं 2933 किलोमीटर है बेसिकली, कहीं कहीं बुक में 2935 भी दिया रहता है। फिर उत्तर से दक्षिण के विस्तार देखिए तो ये आपका 3214 यानी 3214 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी राज्य की बात की जाए तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, और जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे है आपका लद्दाख। ठीक है ना, क्लियर। सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो आपका इंदिरा कॉल है सबसे उत्तरी बिंदु, जो कि लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर के पास। और सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश, ये है आपका उत्तराखंड, ये है आपका पंजाब, ये है बीच में हरियाणा। ठीक है, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है पूरा उत्तर प्रदेश। क्लियर। सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार द्वीप में है। और हम लोग मुख्य भूमि का अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु देखें तो वह है आपका कन्याकुमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं केप केमोरिन, और यहाँ पे आपका बंगाली खाड़ी, फिर आपका अरब सागर, ये सभी आकर आपका यहाँ पे मर्ज हो रहा है, मिल रहा है। बंगाली खाड़ी भी है, एक और भी है आपका, रुकिए ज़रा सा, एक पॉइंट और भी याद रखिएगा इसमें। यहाँ पे बंगाली खाड़ी, अरब सागर, बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर यहाँ पे मिल रहा है। तो ये है बंगाली खाड़ी, इधर से आपका है अरब सागर, यहाँ से हिंद महासागर, तीनों आकर यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो वह आपका किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वह आपका गुहार मोती, जो कि गुजरात में है, कच्छ के पास। यहाँ तक की जो बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये है भारत की स्थिति, और इस तरह से करके हम लोग देखते हैं उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये सभी की याद कर लीजिएगा आप। अगर हम लोग इसका यहाँ पे देशांतरीय विस्तार की भी बात कर ले, अक्षांशीय विस्तार की भी बात कर ले, तो वो देख लीजिए। ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलता है। ये 8 डिग्री है। मुख्य भूमि जो है वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा। वहीं अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में जाकर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से करके आप रिवीजन भी करते चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। संक्षिप्त में अगर सार दिया गया है तो इंदिरा कोल सबसे उत्तरतम में है, और सबसे दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट है, उत्तर में इंदिरा कॉल है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है,
सबसे पश्चिम में गुहार मोती है, सबसे पूर्व में किवीथू है। कन्याकुमारी जो है वो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जहाँ पे तीनों सागरों का संगम होता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। क्लियर, देख लीजिए यहाँ तक की बातें। इसके आगे की चर्चा हम लोग करते हैं, क्या है क्या नहीं है। सो भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देश, तो ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। दो टॉपिक हो गया आपका, ठीक है। एक हो गया भारत का समय जो है वो वाला समय, मतलब कि मानक समय रेखा। दूसरा पॉइंट हम लोग दूरस्थ बिंदु कंप्लीट किए। तीसरा पॉइंट जो है वो हम लोग भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश की बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो आपका 9 पड़ोसी देश है। कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है जिसको हम लोग बर्मा कहते हैं, श्रीलंका है, उसके बाद मालदीव है। सीमाओं का प्रकार देख लीजिए, तो भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित सीमाएं दोनों हैं। मानव निर्मित को हम बोलते हैं कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल, दोनों तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो भारत के पश्चिम में कृत्रिम भी है और मानव निर्मित भी है, ये दोनों हैं, जो कि आपका पाकिस्तान के साथ लगता है। पूर्व में आपका कृत्रिम भी है, मानव निर्मित भी है, जो कि आपका बांग्लादेश है। उत्तर और उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ पे आपका प्राकृतिक सीमा है हिमालय पर्वत, जहाँ पे चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार ये सभी उत्तर और उत्तर पूर्व में है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो आपके यहाँ पे फिर प्राकृतिक सीमा बनाती है हिमालय पर्वत, जो कि आपका अफगानिस्तान है। क्लियर। अब हम लोग इसको मैप में देखेंगे एक एक करके। ये देख लीजिए, आपका भारत में जितना भी लैंड बाउंड्री है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर में आपका क्या था, तो उत्तर में बताया गया था। देखिए, सबसे पहले पश्चिम की बात कीजिए तो पश्चिम में आपका पाकिस्तान है, जहाँ पे कृत्रिम और आपका ये था, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों था। प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम और क्या बोलते हैं, मानव निर्मित दोनों है। अच्छा, ये सब याद नहीं पड़ेगा तो उतना हटाइए, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग बाउंड्री की बात करें तो ये आपका 23 किलोमीटर, यानी कि 3,323 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन देश इससे, मतलब कौन कौन राज्य से टच करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। सिंपल सा आप एक मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर भारत के साथ सटा हुआ है, केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। फिर आपका चीन भी है, जो कि चीन की अगर हम लोग बात करें तो चीन आपका 3488 किलोमीटर सटा हुआ है, कई सारे राज्यों से है, केंद्र शासित प्रदेश से है। नेपाल की बात करें तो ये आपका 1751 किलोमीटर है। वहीं भूटान की बात की जाए तो आपका 699 किलोमीटर है। वहीं अगर यहाँ पे बांग्लादेश की बात करें, यहाँ बांग्लादेश है तो आपका 4096.7, लगभग 4097 किलोमीटर है एरिया, मतलब ये बाउंड्री शेयर करता है। वहीं म्यांमार की बात करें तो ये आपका 1643 किलोमीटर एरिया जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी इतने सारे आपके पड़ोसी देश हो जाएंगे। तो 2, 4, 6, 7, 7 को तो यहीं पे हो गया, 2 ठो नीचे में हो जाएगा, श्रीलंका और आपका जो है वो मालदीव। श्रीलंका और कौन हो जाएगा देख लीजिए एक बार, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव दोनों नीचे में है, ठीक है। तो ऊपर में तो 7 को हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया, आप जो समझ गए हैं ये देख लीजिए। तो इधर म्यांमार 1643 कितना कितना है वो आप देख लिए हैं। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। ये है भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये 7 गो ऊपर के साथ देशों के साथ। भारत की सीमाओं का विस्तार देख लीजिए, तो आपका स्थलीय सीमा है, यानी कि लैंड बाउंड्री, इसका विस्तार 15,106.7 किलोमीटर है। वहीं तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन द्वीपों सहित देखें तो आपका 7516.6 है, यानी कि 7516.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात की जाए तो सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है, और सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ है। बांग्लादेश के साथ कितना है, तो लगभग 4096.7, लगभग 4097 है, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है मात्र। राज्यवारी प्रमुख सीमाएं की बात की जाए तो आपका भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा लगता है, और पश्चिम बंगाल जो है वो आपका लगभग 2216.7 किलोमीटर इतना लगाता है, 2216। भारत और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश लगाता है, लगभग 520 किलोमीटर। प्राकृतिक सीमाओं की बात की जाए तो उत्तर में आपका उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाली खाड़ी है, दक्षिण पश्चिम में आपका अरब सागर है। ये सभी जो है प्राकृतिक सीमाएं हैं। सीमा रेखा की बात की जाए, इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन की बात की जाए तो ये देख लीजिए कौन कौन है इंपॉर्टेंट सीमा। तो बोला जाता है कि आपका जो भारत से विभाजित होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, इसका निर्धारण 1947 में किया गया था, और ये जो निर्धारण करने वाले जो व्यक्ति है वो उनका नाम है सर सिरिल, क्या नाम है, सर सिरिल नाम था इनका नाम, ठीक है।
इसको भी याद रख लीजिएगा आप। मैकमोहन रेखा की बात कीजिएगा तो ये आपका भारत और चीन के बीच में है, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था, और ये सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। डुरंड रेखा की बात कीजिए तो भारत और आपका अफगानिस्तान के बीच में है, इसका जो है निर्धारण 1893 में किया गया था, ये कर्नल मोंटिमर डुरंड के द्वारा किया गया था। नोट: भारत पाकिस्तान सीमा एक अध्यारोपित सीमा यानी कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, जिसे ब्रिटिश शासन के द्वारा 1947 में आरोपित किया गया था। तो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री क्या होता है, जो कि बाहरी शक्तियों के द्वारा आपको आरोपित किया जाए, उसको बोलेंगे हम लोग अध्यारोपित सीमा। और भारत पाकिस्तान का सीमा वैसे ही है। भारत पाकिस्तान की सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, वो आपको पता है, रेड क्लिफ। क्लियर? तो बस तीनों को याद रखना है, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान। एक जगह है रेड क्लिफ, एक जगह है मैकमोहन, एक जगह है डुरंड, बस। इसके अलावा याद रख लीजिएगा भारत का जो स्थलीय बाउंड्री है, स्थलीय सीमा कितना है, 15,106 इतना है, 15,106 किलोमीटर। और वहीं अगर हम लोग कोस्टल लाइन की बात करें, यानी कि तट सीमा कितनी है, तट रेखा सीमा कितनी है, द्वीपों को मिलाकर बोले तो आपका 7516 है, 7516.6 है, 7516.6 मतलब 7516.6 है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए समुद्री सीमा एवं जल डमरू मध्य की बात करते हैं, तो श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री पार देश है, सबसे निकटतम, और यह भारत से पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्टेट के द्वारा अलग होता है। यह जल डमरू मध्य जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो बंगाल की खाड़ी इधर है, यहाँ पे आपका मन्नार की खाड़ी है, बीच में आपका पाक जल डमरू मध्य है, इसी को दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा एक पॉइंट और अभी आपको याद करनी होगा, वो देख लीजिए, इसकी चौड़ाई लगभग 64 से 137 किलोमीटर है, यानी कि जो आपका पाक जल डमरू मध्य है, इसकी चौड़ाई 64 किलोमीटर से लेकर 137 किलोमीटर तक है। इसका नामकरण जो है वो ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट पाक इसके नाम पे पड़ा है, पाक जल डमरू मध्य का, और इसका नाम जो है वो गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पे पड़ा है। और रॉबर्ट पाक जो है वो 1755 से लेके 1763 तक वो यहाँ पे उनका कार्यकाल था भारत में गवर्नर के रूप में। पर्वतीय सीमाओं की बात की जाए तो वो आपका पूर्वोत्तर में है। तो देखिए, भारत म्यांमार की सीमा हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियों जैसे कि आपका अराकान, योमा, नागा और पटकाई पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा जो है वो डिसाइड होता है। तो भारत और म्यांमार के बीच में आपका हिमालय का ही जो है उत्तर पूर्वी जो विस्तार है आपका, जैसे कि अराकान, योमा पर्वत, नागा पर्वत, पटकाई पर्वत, इन सभी के द्वारा भारत और म्यांमार के बीच में जो है वो नेचुरल बाउंड्री बनता है। और ये भारत को इरावदी नदी के द्वारा म्यांमार से पृथक करती है। तो एक तरफ यहाँ पे आपका इरावदी नदी बह रही है, तो यहाँ पे आपका पूरा ये म्यांमार है, इधर पूरा आपका भारत है। ये भी एक प्राकृतिक सीमा बना रही है। विशेष राज्यीय सीमा की बात की जाए तो बताया जाता है कि जो त्रिपुरा राज्य है वो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों ओर से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये विशेष है। लद्दाख और सिक्किम की बात की जाए तो ये दोनों राज्य तीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो लद्दाख और सिक्किम ये इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है ना, कि यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका है लद्दाख, ये है आपका सिक्किम, ये लद्दाख, तो एक एक और इधर तीनों ओर से दिखते, तो ये तीनों ओर से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। वहीं अगर ये देख लीजिए सिक्किम की बात की जाए, देख लीजिए, ये तो आपका भूटान है, सिक्किम इधर 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 तीनों ओर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये सिक्किम के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ तक की बातें, ठीक है। आगे देख लीजिए, देशवार सीमाओं की लंबाई मुख्य आंकड़े देख लीजिए। पहले हम लोग देखेंगे पड़ोसी देश, उसकी सीमा देखेंगे, सीमा लंबाई कितना है किलोमीटर में। अब प्रमुख भारतीय राज्य कौन कौन उसे सटे हुए वो देख लीजिए। सबसे पहले चाइना की बात करें तो इसका लंबाई है 3488 किलोमीटर, जो कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये नाम याद करिएगा, इसमें कितना किलोमीटर वो याद नहीं रखिएगा। लद्दाख के साथ सबसे ज़्यादा 1597 लगाता है, वो याद रखिएगा बस। फिर पाकिस्तान जो है वो 33 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ। लद्दाख के साथ नहीं करता है। बांग्लादेश 4096, कहीं कहीं 4097 भी रहता है। ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर, ये जेपीसी में पूछा गया था, 11 to 13 जेपीसी में 17 मार्च 2024 को। तो म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से बाउंड्री शेयर करता है। वहीं भूटान की बात की जाए तो ये आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान की बात की जाए 106 किलोमीटर, तो ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र से बाउंड्री शेयर करता है, जो कि आपका POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला यहाँ से रीजन ये बाउंड्री शेयर करता है।
आई होप यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देख लीजिए, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पष्ट करने वाले राज्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तीनों से बाउंड्री शेयर करता है। उत्तराखंड चीन और नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तीनों से करेगा। सिक्किम आपका नेपाल, चीन, भूटान से बाउंड्री शेयर करेगा। असम बांग्लादेश और भूटान से बाउंड्री शेयर करेगा। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार, भूटान से बाउंड्री शेयर करता है। और मिजोरम की बात की जाए तो ये आपका बांग्लादेश और म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपका जो है वो ज्योग्राफी वाला सेक्शन था। ज्योग्राफी में हम लोग 3 टॉपिक कवर किए हैं। कौन कौन टॉपिक कवर किए हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक हम लोग समय जो है मानक समय रेखा कंप्लीट किए हैं, एक आपका दूरस्थ बिंदु कंप्लीट किए हैं, एक आपका भारत के पड़ोसी देश वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग जो है वो पॉलिटी और पब्लिक वाले सेक्शन में चले जाते हैं। और हम लोग पॉलिटी में आज हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो कि कौन कौन है। पहला है भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। दूसरा टॉपिक है आपका जनहित याचिका यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसकी संकल्पना। और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता इस टॉपिक को कवर करते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बोला जाता है, हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। यह भारत के राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढांचे को दिशा प्रदान करता है और इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला विशेषता कि ये विस्तृत और लिखित संविधान है, यानी कि भारत का संविधान कुल 25 भाग, 12 अनुसूची और 462 अनुच्छेद यहाँ पे देखने को मिलते हैं संशोधन के बाद। ठीक ना, स्टार्टिंग में आपके 22 भाग थे, अभी स्टार्टिंग में आपके 18 भाग थे, आपका फिर 10 अनुसूची थी, 10 नहीं 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और आपका 300 मतलब 95 लगभग अनुच्छेद था। अभी तो बार बार संशोधन के बाद देखिएगा 465 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। यह शासन व्यवस्था, नागरिक अधिकारों, केंद्र राज्य संबंधों तथा शासन के प्रत्येक पहलू का ये विस्तार से उल्लेख करता है। इस कारण से इसका जो है वो डायमेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे संघीय शासन प्रणाली यानी कि फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। कहने मतलब क्या है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, यही आपका फेडरलिज्म है। यद्यपि यह संघीय है परंतु आपातकाल जैसे प्रावधानों के कारण इसे संगठनात्मक रूप से संघीय तथा व्यवहारिक रूप से एकात्मक यानी कि क्वासी फेडरल कहा जाता है। तो ये फेडरल भी है और कभी कभी विशेष परिस्थिति में ये क्वासी फेडरल भी बन जाता है, यानी कि एक समय ये कभी कभी संघीय व्यवस्था पे अपनाता है और कभी कभी ये व्यवहारिक रूप से ये एकात्मक भी बन जाता है। केंद्र एवं राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके द्वारा जो है शक्तियों यहाँ पे अलग अलग बांटी गई है। फिर देखिए यहाँ पे आपका संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। इसका मतलब ये है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये उसके अलावा प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख होता है यानी कि नॉमिनल हेड होता है। इसके अलावा देख लीजिए सरकार का गठन बहुमत दल के द्वारा होता है। ये सभी संसदीय शासन प्रणाली के गुण हैं। यहाँ पे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो बताया जाता है कि संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि स्टार्टिंग में 7 थे। यह लोकतंत्र की आत्मा है और नागरिकों की स्वतंत्रता की ये रक्षा करते हैं। इन अधिकारों के संरक्षण हेतु संविधान ने संवैधानिक उपचार का अधिकार भी दिया है आर्टिकल 32 के तहत। अगर कभी भी आपके साथ मौलिक अधिकारों को लेकर कभी भी आपके साथ हनन होगा मौलिक अधिकारों का, तो आप इसके लिए जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको जो है रिट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का और हाई कोर्ट जो है वो 6 तरह का रिट जारी करता है। उसके बाद देख लीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP की बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 36 से 51 के तहत दिए गए तत्व जो है वो सरकार का नीति निर्माण करने हेतु मार्गदर्शन करता है। यानी कि सरकार ऐसा कानून बनाए ठीक है, लेकिन वो DPSP को ध्यान में रख के कानून बनाए, एक तरह से उनके लिए गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है। ये अदालती रूप से लागू नहीं होते हैं परंतु शासन के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को सुनिश्चित करते हैं। ये देख लीजिए जो आपका DPSP में जो भी प्रावधान है उसको वो आपका न्याय योग्य नहीं है, न्यायालय योग्य नहीं है, आप उसको न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवा सकते हैं। राज्य अपने सक्षमता के अनुसार धीरे धीरे उसको अपने आप को वो सुनिश्चित करने का प्रयास करते रहेंगे और वो कोई भी काम करेगी, शासन करेगी तो उसमें वो सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को फुलफिल करने का प्रयास करेगी, लेकिन आप उसके लिए कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं। इनसे समाज में सामाजिक न्याय, समानता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का जो लक्ष्य निहित है।
इसके अलावा देख लीजिए आप संविधान में मौलिक कर्तव्य भी दिए हुए हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो बताया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51(a) को जोड़ा गया था, जिसमें आपका स्टार्टिंग में 10 गो मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। उसके बाद फिर आपका 86वें नंबर का संविधान संशोधन होता है 2002 में। उसके आधार पर एक और जो है वो नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि है आपका शिक्षा का कर्तव्य। तो शिक्षा का कर्तव्य जब हम लोग शिक्षा का अधिकार जोड़े 86वां संविधान संशोधन में, तो हम लोग ये भी देखें कि जो आपका प्रारंभिक शिक्षा है, जो आपका पेरेंट्स है, जो भी आपका अध्यापक है, उनको कम से कम प्रारंभिक शिक्षा देने का तो कर्तव्य है ही। इसके अलावा देख लीजिए भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है, तो ये भी हमारे संविधान की क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वतंत्र व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका संविधान का संरक्षक होता है और इसका व्याख्या करता है, तो व्याख्याता है। यहाँ पे देख लीजिए धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म को भी अपनाया गया है। तो बोला जाता है कि भारतीय राज्य किसी धर्म को अपना धर्म नहीं मानता है और सभी धर्मों का समान सम्मान करता है और संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया जाता है। नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने, उपदेश देने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। इसके अलावा एक पॉइंट कि सार्वभौम समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन सभी को यहाँ पे देखने को मिलता है, इन सभी का तत्व यहाँ पे शामिल है। तो बोला जाता है कि ये विशेषताएं संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी को और आपका धर्मनिरपेक्ष को और साथ ही साथ अखंडता को भी जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष को ही हम लोग पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। आगे देख लीजिए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन या फिर न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है वो संविधान विरोधी कानूनों एवं कार्यों को रद्द कर सकती है, ये यहाँ पे जांच करने के बाद। फिर देख लीजिए यह व्यवस्था संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये टॉपिक जो है वो पहला जो था पॉलिटी में कि भारतीय संविधान की जो है प्रमुख विशेषताएं, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा नहीं था, छोटा हिस्सा ही था। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि आपका है जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL। इसकी जो संकल्पना है वो देख लीजिए। तो बताया जाता है कि जनहित याचिका भारत में न्यायपालिका द्वारा विकसित एक न्यायिक नवाचार है। तो जो आपका जनहित याचिका है ये भारत में न्यायपालिका के द्वारा विकसित किया गया एक न्यायिक नवाचार है, एक मतलब कि एक जुडिशरी एक आपका इनोवेशन है PIL। और इसका उद्देश्य है कि समाज के कमज़ोर, वंचित और जो आपका उपेक्षित वर्ग है इनको न्याय पहुंचाना। तो इसका ये जो है न्यायपालिका के द्वारा एक न्यायिक नवाचार के रूप में इसको विकसित किया गया है और इसका एक ही पर्पस है कि जो आपका समाज का कमज़ोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो आपका उपेक्षित वर्ग है, इनको न्याय दिलवाना। परिभाषा देख लीजिए। तो बोला जाता है कि जब किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दे को अदालत के समक्ष उठाया जाता है तो उसे जनहित याचिका कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर संगठन के द्वारा जैसे कि NGO वगैरह के द्वारा किसी सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दे को अदालत में उठाया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं जनहित याचिका। अगर देख लीजिए आप गरीब है, आपका केस कोई लड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में आपका कोई NGO है, कोई संघ है जो आपके लिए आपका केस जो लड़े, तो वही आपका एक तरह से जो है जनहित याचिका हो गया। ठीक है, इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है बल्कि सामूहिक हित की रक्षा करना होता है। इसका आरंभ की बात की जाए, प्रारंभ कब हुआ, तो बोला जाता है कि PIL की जो है व्यापक स्वीकार्यता 1980 के दशक में जस्टिन PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर के द्वारा दी गई थी। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसकी जो है व्यापक स्वीकार्यता यानी कि इसको ग्लोबल रूप से इसको एक्सेप्ट कब किया गया था, तो 1980 के दशक में ही किया गया था। और दो ठो आपके जो है वो ये थे जज थे, एक का नाम है जस्टिस PN भगवती और एक का नाम है जस्टिस VR कृष्णा, इनके द्वारा दी गई थी। आगे देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर मामला की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मामला था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इसमें 1979 में ये केस आया था जिसमें कैदियों के अधिकार का जो है ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। जो कैदी लोग थे इनके अधिकार का, जो आपका कैदी है, कैदियों का भी तो कुछ ना कुछ अधिकार है भैया। अब वो कुछ क्राइम किए हैं, उनको जेल में डाल दिए तो उनके लिए आप बेहतर खाने पीने की व्यवस्था कीजिएगा। जो आपका मानवाधिकार है, कम से कम जो ह्यूमन राइट्स है, एक व्यक्ति को जीवन जीने का जो अधिकार है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, ये सभी से आप उनको वंचित नहीं कर सकते ना, भले वो क्राइम करके कैदी बन गए हैं इसके आधार पे भी। तो PIL आने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण था एक हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का केस 1979 में, जिसमें कैदियों के अधिकार पर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग तो PIL का उद्देश्य क्या है वो देख लीजिए थोड़ा सा। तो बोला जाता है इसका उद्देश्य क्या है वो देख लीजिए। तो गरीब, पिछड़े, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, कैदी इत्यादि
जिन्हें न्याय पहुंचने में कठिनाई होती है उनकी समस्याओं को अदालत तक लाना, यही पीआईएल का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य। और देख लीजिए, सरकारी नीतियों में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करना। सरकारी नीतियों में जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, इन सभी में आपका ट्रांसपेरेंसी को लाना है। पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, भ्रष्टाचार उन्मूलन जैसे विषयों पर ध्यान आकर्षित करना है। तो इन सभी के माध्यम से आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं गवर्नमेंट का। जो आपका पर्यावरण संरक्षण है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। मानवाधिकार संरक्षण, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। करप्शन, भ्रष्टाचार, इनके ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रही है। तो इन सभी के ऊपर जो है वो, इन सभी विषयों के ऊपर ध्यान आकर्षित करना इनका उद्देश्य है पीआईएल का। आगे देख लीजिए कि पीआईएल जो है वो कौन दाखिल कर सकता है। तो बोला जाता है कि कोई भी सजग नागरिक, सोशल वर्कर, एनजीओ या फिर प्रभावित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति जो है वो पीआईएल दाखिल कर सकता है। अगर आप गरीब है, आपका केस कोई नहीं लड़ रहा है, तो हम आपके लिए खड़ा हो सकते हैं, आपके लिए पीआईएल जो है वो दर्ज कर सकते हैं। पीआईएल का सामान्य क्षेत्र क्या क्या है, तो पर्यावरण क्षेत्र है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है, महिला एवं बाल अधिकार है, फिर आपका बॉन्डेड लेबर है, चाइल्ड लेबर है, भ्रष्टाचार है, जेल सुधार है, लोकहित नीतियां हैं, और सरकारी उदासीनता या फिर लापरवाही, इन सभी के खिलाफ आप जो है वो पीआईएल दर्ज कर सकते हैं। महत्व देखिए इसका क्या क्या है पीआईएल का। तो ये न्याय को सरल और सुलभ बनाता है, ये लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है, मजबूत करता है, ये प्रशासनिक उत्तरदायित्व को भी बढ़ाता है, और ये सामूहिक हितों का संरक्षण करता है। तो ये सभी इसके महत्व हो जाएंगे। आई होप ये जो आपका पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपको किसी भी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक का जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक टॉपिक और चलते हैं, जो है आपका भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यानी कि भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना, इस वाले टॉपिक को भी हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा इसको समझाने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ये सभी आपको पता ही है। बस इसको आपको थोड़ा सा रटना है, 1-2 बार ध्यान देना है बस। ठीक है ना, एजीटी इसको याद नहीं करिए क्योंकि ये पीटी का है, इस कारण से आप इसको कॉन्सेप्ट समझिए, आगे बढ़िए। अब देख लीजिए, बताया जाता है कि नया टॉपिक हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसको देखते हैं। यहाँ बोला जाता है कि मूलभूत संरचना सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका के द्वारा विकसित एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सिद्धांत है। तो ये जो आपका मूलभूत संरचना का जो सिद्धांत दिया गया है भारतीय न्यायपालिका के द्वारा, ये एक भारतीय न्यायपालिका के द्वारा विकसित किया गया ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सिद्धांत है। इसका परिभाषा की बात की जाए तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है जो कि संविधान की मूलभूत संरचना को नष्ट करे या फिर उसको क्षति पहुंचाए या फिर उसको थोड़ा सा भी कम करे। तो संविधान के जो संशोधन करने की जो शक्ति है, इसमें ये अंकुश लगाती है कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है उसको आप छू भी नहीं सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और यह सिद्धांत संविधान की स्थिरता और पहचान को सुरक्षित रखता है। तो ये जो सिद्धांत है वो संविधान की स्थिरता और पहचान को सुरक्षित रखता है। आगे देख लीजिए, इसका आरंभ कब हुआ। तो इस सिद्धांत का जो है वो आरंभ वो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसको विकसित किया था। निर्णय की बात की जाए तो बताया जाता है कि संसद जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की जो मूलभूत संरचना है इसको वो बदल नहीं सकती है संसद। क्लियर, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि संविधान की मूलभूत संरचना में आखिर किसको किसको शामिल किया गया है, कौन कौन जो है संविधान की मूलभूत संरचना में शामिल है। तो बताया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में कई तत्वों को मूलभूत संरचना माना है। वो अलग अलग निर्णयों में अलग अलग तत्वों को मूलभूत संरचना के अंतर्गत शामिल किया है। पहला पॉइंट, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा पॉइंट, लोकतंत्र व गणतंत्र प्रणाली को मूलभूत ढांचे में शामिल किया है। धर्मनिरपेक्ष को भी शामिल किया है। संघीय ढांचा को भी शामिल किया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी शामिल किया है। न्यायिक पुनरीक्षण को, मौलिक अधिकार को, विधि का शासन को, फिर आपका चुनाव की स्वतंत्रता को, विधायी एवं कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन को, प्रस्तावना के मूल तत्वों को, संसद के सीमित संशोधन शक्ति को, इन सभी को जो है वो आपका मूलभूत ढांचा में शामिल कर दिया है। देन इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। इसके बाद देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मूलभूत संरचना जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का आखिर महत्व क्या है। तो महत्व तो होगा ही भैया, इसका महत्व क्या है वो देख लीजिए। संविधान की पहचान और मूल्यों की रक्षा करता है ये। तो संविधान की पहचान करता है और ये जो मूल
मूल्यों है इनकी ये रक्षा करता है, संसद की शक्ति पर आवश्यक नियंत्रण स्थापित करता है, और लोकतांत्रिक प्रणाली को ये स्थिर बनाता है और ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित भी बनाता है, और ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और शासन के संतुलन को जो है वो सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला भी टॉपिक हो गया भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना। इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए हैं। तो हम लोग पॉलिटी का भी 3 टॉपिक, जिसमें से हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता पढ़े, फिर हम लोग भारतीय संविधान में जो है मतलब ये PIL की जो क्या संकल्पना है वो हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग जो है वो भारतीय संविधान का जो है मूलभूत ढांचा का जो सिद्धांत है ये कैसे आया कैसे नहीं आया, इस वाले टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पे देखें। आई होप यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है वो हम लोग आज का जो टॉपिक था वो आपका तीनों कंप्लीट हो गया है। हम लोग ज्योग्राफी में भी हम लोग 3 टॉपिक कवर किए और आपका पॉलिटी में भी 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। ठीक ना, हम ज़्यादा यहाँ पे समझाने पे फोकस नहीं किए, बस इसको पढ़ पढ़ कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले गए। आप इसको बार बार अगेन एंड अगेन पढ़िएगा ना। आप मेरी बात मानिए कि आप एक वीडियो को कम से कम 10-10 बार देखने का टारगेट रखिए। 10-10 बार देखने का टारगेट रखिए एक एक वीडियो को, और जब बार बार अगेन एंड अगेन आप रिपीट करते जाइएगा वीडियो को ना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी। अब बैठने के बाद आप उसको याद करने का प्रयास मत कीजिए। आप एक बार बैठिएगा तो याद करने का प्रयास कीजिएगा, याद नहीं होगा। आपको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, आपको इतना पढ़ लेना है तो इतना से आपका PT निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, कभी भी कोई भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस उसको बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप 10 बार एक चीज़ को लगातार पढ़ लीजिए, उसके बाद 11वें दिन आप उसको याद करने के लिए बैठिए, तुरंत आपको याद हो जाएगा। 1% भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मेरे जो बताए गए जो है इसको आप ले दे के चलिए ना, बस आपको कभी भी आवश्यकता दिक्कत नहीं होगी। आप इसको याद करने का प्रयास कीजिए, दिमाग में जोर डालिएगा। पहले ही बार में तो वो चीज़ याद नहीं होगा, लेकिन आप इसको बार बार देखिएगा ना तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। आज हम लोग क्या क्या कवर किए हैं तो एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए, हम लोग ये जो है पहले पार्ट में इस वीडियो का जो है इस टेस्ट का पहला पार्ट में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं, ये पहले पार्ट में। उसके बाद दूरस्थ बिंदु, ये देखिए भारत का भूगोल और भारत का जो है राज्य व्यवस्था शासन वाला टॉपिक है, इसको हम लोग कंप्लीट किए हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है, अब जो है वो हम लोग यहाँ तक हो गई है, तो यहाँ तक का जो बात है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक पार्ट और लाएंगे जिसमें हम लोग जो है वो आपका आर्थिक और टिकाऊ विकास को, और इसी में जो है वो हम लोग इतिहास वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका 3 को हो जाएगा तीसरे पार्ट में। उसके बाद जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें हम लोग मापक यंत्र और पैमाने, इसके अलावा वर्गीकी, इसके अलावा फिर कोशिका, ये 3 को टॉपिक कंप्लीट करेंगे चौथे पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से देखिएगा तो आपका ये जो है सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होते चला जाएगा। और 4 गो पार्ट में ये आपका हर एक टेस्ट, जैसे भी बताया गया ना कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपका 100 टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें पेपर 1 का 50 टेस्ट और पेपर 2 का भी 50 टेस्ट हम लोग कवर करेंगे। अगर हम लोग देखें तो जो आपका पेपर 1 का जो 50 टेस्ट हम लोग कवर करेंगे, उसमें प्रत्येक टेस्ट का 4-4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला टेस्ट 4 पार्ट, दूसरा टेस्ट फिर 4 पार्ट, इस तरह से करके हम लोग इसको कवर करेंगे। क्लियर, यहाँ तक की जो बातें हैं आपको वो क्लियर हो गई होगी। तो आपको ना ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लगातार बने रहिए वीडियो में, आपको परेशानी नहीं होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग अब थर्ड पार्ट में मिलेंगे। तो उसके लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।